में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी गर्म होता जा रहा है। भले ही अभी तक जिले में आचार संहिता नहीं लगी हो और चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, फिर भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसंपर्क में जुट गए हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार करने लगे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के द्वारा लांजी विधानसभा क्षेत्र में राजकुमार कर्राहे को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिनके प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही क्षेत्र में पूर्व विधायक रमेश भटेरे सहित कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के खिलाफ में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को लांजी कर्नापुर क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ताओं के द्वारा हजारों की संख्या में बालाघाट पहुंचकर जिला भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए पार्टी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं टिकट वितरण को लेकर हाईकमान के आदेश का विरोध किया। तो वहीं लांजी क्षेत्र में प्रत्याशी बदलकर पूर्व विधायक रमेश भटेरे को भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने की मांग की। वहीं ऐसा नहीं करने पर उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को बड़ा झटका देने की बात कही है। कितने लोग आए और क्यों आए? वैसे तो हम लांजी कर्नापुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता बूथ नंबर 1 से बूथ क्रमांक 1 पसंदी से लेकर बूथ क्रमांक 294 से बूथ नंबर 294 के समस्त कार्यकर्ता आज लांजी कर्नापुर क्षेत्र के कार्यकर्ता बालाघाट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने उपस्थित हुआ है। आज बस लांजी के मध्य प्रदेश, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल लग चुका है और 39 प्रत्याशी की जब सूची जारी हुई है मध्य प्रदेश में, तो हमने जो लांजी कर्नापुर क्षेत्र में जो प्रत्याशी पाया है वो कार्यकर्ताओं की मंशा से समझ से परे है। पार्टी में जो उम्मीदवार का चयन किया गया है वो हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हम सभी कार्यकर्ता सिर्फ एक ही निवेदन करते हैं कि लांजी विधानसभा 109 में जिसने आज तक पार्टी की रीति को जिंदा रखा है पिछले 10 साल से, चाहे ठंडी में, चाहे बरसात में, चाहे गर्मी में, बूथ नंबर 294 अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी हमारी पार्टी आतंकी की चोट में एकदम मजबूत स्तर पर खड़ी हुई है। हमारी परिश्रम का फल है कि आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ से उपस्थित है। पार्टी नेताओं के आलागान समस्त नेताओं से निवेदन करती थी विधानसभा 109 की टिकट रमेश भटेरे को दी जाए। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी के हम रमेश भटेरे को चुनाव जिता करके देंगे और 20,000 वोटों से जिता करके देंगे। भैया कार्यकर्ता के सामने तो सब कुछ जाएगा। कार्यकर्ता बोले तो पार्टी की रीति नीति को चलाने वाला, जिसने आज तक बीच में मजबूत किया है, जिसके बोलने पर लोग जनता में अगर आम मुद्दा तोड़ देते, इसके बोलने पर अगर पार्टी अगर ऐसा निर्णय नहीं किएगी तो भारतीय जनता पार्टी का अभी नहीं हिस्सा नहीं मिलते हैं। वो बात तो है सभी कार्यकर्ता, क्योंकि रमेश भैया के साथ में सभी कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। रमेश भैया का जो भी निर्णय होगा वो कार्यकर्ता फैसला लेंगे। नहीं, वो तो बात नहीं है। रमेश भैया के साथ में सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। ठीक है, मेरा नाम रोहित ठाकुर है। हमारे 294 बूथ के त्रिदेव, जिसको हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया हुआ है, ये पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है यहाँ पर उपस्थित है। 294 बूथ के किरनापुर का 1 नंबर का बूथ है कसंगी और हमारे लांजी का कट्टीपार लगभग 5,000 की संख्या में यहाँ पर और ज्यादा भी हो सकते हैं। लगातार हम लोग प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, हम क्या रिजल्ट निकलेगा? हमारे को पूरी उम्मीद है, ईश्वर की कृपा से हमको पूरी उम्मीद है कि प्रत्याशी बदलेगा। राजनीति में सब जायज है और राजनीतिक जो लोग देख रहे हैं इन चीजों को, हम अनुशासन में मानवीय आधार पर लांजी क्षेत्र को बचाने के लिए टिकट दी गई है, क्या वो प्रत्याशी नहीं, ठीक नहीं है वो उसका प्रभाव ही नहीं है लांजी कर्नापुर विधानसभा क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात हमको ऐसा लगता है, मेरा भी अनुभव है, 45 साल की राजनीति है मेरी। सन 1977-78 से देख रहा हूँ ये टिकट मिलने का और टिकट काटने का जो चल रहा है ना, 77-78 से चल रहा है हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र में। यशवंतराव कोंगल और नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, अगर आखिरी में पार्टी ने निर्णय नहीं बदली तो क्या करेंगे? पार्टी ने निर्णय नहीं बदली तो हम पार्टी के सामने तो अभी पूरी डिमांड रख रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि पार्टी अपना निर्णय बदलेंगी। हमको कोटेश्वर महादेव मालंज का पूरा विश्वास है और कांग्रेस को हटाना है। 10 साल से जो हमारी जनता कांग्रेस को झेल रही है, वहाँ पर 10 साल हमारा जो लांजी कर्नापुर विधानसभा क्षेत्र है नक्सलवादी क्षेत्र है, पूरी बर्बादी मची। हालांकि लांजी प्रत्याशी कर्राहे का विरोध कब तक चलेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
अब इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलेगा, यह तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। वहीं उधर भारी विरोध प्रदर्शन के बीच कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल को लांजी प्रत्याशी के टिकट बदलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और उन्हें तत्काल मामले में कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जहां भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं की यह मांग वरिष्ठ स्तर पर पहुंचाने की बात कही गई है। 100% करेंगे नहीं, टिकट के लिए कोई बात नहीं, पार्टी नेतृत्व को हम बता देंगे। जिला नेतृत्व अभी इसमें कुछ बात नहीं कर सकता। जो भी है हमारा नेतृत्व जो होता है, जो कोर कमेटी होती है प्रदेश की और केंद्र की, जो टिकट तय हुई है केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व से तय हुई। उन्होंने कहा कि टिकट तो लेकर गए लेकिन कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे, तो ऐसे में मुश्किल नहीं जाएगी मैं किसी तक जीतना। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है, पार्टी का कार्यकर्ता है, ठीक है। अभी नाराजी है, पार्टी के साथ चलेगा कार्यकर्ता, जो उम्मीद है कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आप जिला अध्यक्ष से जिम्मेदार पद पे हैं, अगर पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है तो इतने कार्यकर्ताओं को किस तरह से मनाएंगे, बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके सामने। देखिए, मैंने पुनः कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है पार्टी की विचारधारा के साथ पार्टी के साथ जुड़ा है, ठीक है। अभी उनमें नाराजी है, उनका मानना है कि टिकट गलत दी गई है, इसलिए वो यहाँ आया है। अगर नेतृत्व को ऐसा लगेगा कुछ कि ऐसा कुछ गलत हुआ तो नेतृत्व जो है प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व बात करेगा, और जो उनका ऊपर विषय से आएगा उसके बाद हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। भाई आपने जो बात डिमांड रखी थी हमने ऊपर आपका जो आग्रह तो भेज दिया, उसके बाद जो नेतृत्व जो तय करेगा वो कार्यकर्ता मानेगा, मेरा पूरा विश्वास है। मना लिया जाएगा बिल्कुल। लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का पर्व 18 एवं 19 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है और शुभ मुहूर्त में सार्वजनिक पंडालों एवं घरों में श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष गणेश उत्सव पर्व का आगाज 2 तिथियों में हुआ है, जिसमें कुछ सार्वजनिक पंडालों व घरों में 18 सितंबर को तो वहीं कुछ पंडालों में 19 सितंबर को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस तरह 18 व 19 सितंबर की सुबह से सार्वजनिक समिति एवं घरों में विराजित करने वाले भक्तजनों के द्वारा बैंड बाजे के धुन पर जयकारों के साथ मूर्तिकारों के घर पहुंचे और श्री गणेश की मनमोहक प्रतिमा को ट्रैक्टर, ऑटो, मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों के माध्यम से अपने घर व सार्वजनिक पंडालों में लेकर गए और शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापना कर गणेश उत्सव पर्व भक्तिभाव एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है। कावेरी नर्मदे सिंधु जलेस्मिन् सन्निधिं करो अपामये वरुणाय नमः आवाहनार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित राजा भोज जैविक प्राकृतिक एवं कृषि उपज मंडी में किसान गर्जना संगठन के द्वारा 20 सितंबर को जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसान गर्जना के संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया और सरकार से किसानों की धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपये किए जाने सहित अन्य मांगों को पूरा करवाने के लिए संगठित होकर लड़ाई लड़ने की बात कही गई, ताकि प्रदेश सरकार किसान के हित में कार्य कर सके। जनसभा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद किसान गर्जना संगठन के पदाधिकारी व क्षेत्रीय किसान विशाल किसान रैली निकालकर नारे लगाते हुए नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया
और तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपये, बोनस 500 रुपये, समिति के माध्यम से रबी धान की खरीदी समर्थन मूल्य में किए जाने, कृषि कार्यों को मनरेगा योजना में शामिल करने एवं किसानों का संपूर्ण ऋण माफ करने की मांग की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर जिला व प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की भी शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। नगर पालिका बालाघाट प्रांगण में बुधवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिछले 2 महीनों से पेमेंट नहीं मिलने से नाराज एक सफाई कर्मचारी अपनी बीवी बच्चों के साथ जहर की पुड़िया लेकर नगर पालिका पहुंच गया, जहां उसने पेमेंट नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए तत्काल पेमेंट दिए जाने की मांग की और पेमेंट नहीं मिलने पर समस्त परिवार जहर खाकर आत्महत्या किए जाने की चेतावनी दी। जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव द्वारा सभी कर्मचारियों को समझाइश देकर कल के कल सभी बकाया भुगतान कर्मचारियों के खाते में करने का भरोसा दिलाया। तब कहीं जाकर यह मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा में सफाई का काम देखने वाले करीब 70 से 80 ऐसे कर्मचारी हैं जो रोजाना काम पर नहीं आते हैं और बिना पूर्व जानकारी दिए ही कभी भी छुट्टी मार देते हैं, जिसके चलते उनका मानदेय पर रोक लगाई गई थी। तो वहीं उधर 2 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नगर पालिका कर्मचारी खासे नाराज और परेशान हैं और उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस पर नाराजगी जताते हुए बुधवार को सभी कर्मचारी नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने मानदेय दिए जाने को लेकर जमकर हंगामा मचाया। जहां अन्य कर्मचारियों के साथ वेतन दिए जाने की मांग कर रहे कर्मचारी नरेश हंस अपने बीवी बच्चों के साथ जहर की पुड़िया लेकर नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ लेखा शाखा में पहुंचकर पेमेंट दिए जाने की मांग की। वहीं आज के आज पेमेंट नहीं मिलने पर जहर की पुड़िया खाकर आत्महत्या किए जाने की चेतावनी दी। उधर जैसे ही कर्मचारियों के पास जहर की पुड़िया होने की जानकारी लगी, नगर पालिका के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने इस जानकारी से नगर पालिका सीएमओ निशांत श्रीवास्तव को अवगत कराया, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने समस्त कर्मचारियों से बात कर गुरुवार को दोपहर तक सभी कर्मचारियों के खाते में बकाया भुगतान किए जाने का भरोसा दिलाया है, जिस पर समस्त कर्मचारी मान गए और मामला शांत हो गया। यहाँ पे इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े थे? मेरी क्या 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ था और क्या मैं क्या रेंट से रहता हूँ, तो उनको क्या घर का किराया भी देना पड़ता है। मेरी छोटी सी बच्ची है 3 साल की, उसके क्या पढ़ाई भी पैसा लगा रहा था, उसकी तबीयत भी ख़राब थी। तो ये 2 महीने से पेमेंट नहीं आया। हम सीएमओ साहब के पास में आए थे, तो हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके। एक बार क्या 6 नाके हो गए थे, इस बार क्या 5 नाके हो गए थे, तो ये सब चीज़ से अपने पैसे वगैरह रुक गए थे। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पैसे रुके हुए हैं? ऐसे और भी लोग हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? मैं स्वास्थ्य शाखा में अपना ट्रैक्टर ट्राली में। तो ये हमेशा ऐसी होता है कि रुकते हैं क्या पैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इसकी क्या फुल पेमेंट, जैसे फुल हाजिरी रहती है ना, इन लोगों की पेमेंट हो जाती है और जो अपने रहते हैं ना, किसी की छुट्टी वगैरह जो रहती है, इनकी पेमेंट रुक जाती है। सीएमओ के चेंबर में आप जहर की पुड़िया लेके घुसे थे, क्या है पूरा मामला? नहीं, वो सर वो सब ठीक हो गया। क्या हुआ था कि गुस्से तराज में अपन ने क्या सब रख लिए थे पास में कि अगर हमारी मनोकामना पूरी नहीं होंगी तो हम ये खा लेंगे। तो फिर क्या बोले साहब ने? साहब ने बोले कि आज तक इंसान तो बोले कल तक के आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। जैसे कल अगर नहीं आया तो उसके बाद देखेंगे अपन। तो यानी जहर खाने के लिए आए थे आप लोग? हाँ, इसी कुछ प्रकार से जाए थे। समझ परेशान हो गए ना, 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, घर का किराना भाड़ा ये होते हो सब लगते ही है ना। तो ब्याजी व्याजी भी लेते हो क्या दूसरे से? एक से ब्याजी भी लेते हो तो उनको ही पैसे देना पड़ता है ना। चलो, मैंने 2 महीने से हो गया नहीं दिया उनको पैसा, तो उनका पैसा तो अलग जुड़ गया होगा। अच्छा, यानी ब्याज लग रहा है? हाँ, ब्याज तो लगेगा। क्या नाम है आपका? नरेश। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कंजई में पदस्थ रोजगार सहायक सीताराम पंचेश्वर के साथ 19 सितंबर को ग्राम कंजई निवासी फिरोज खान के द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की गई और जान से मार डालने की धमकी दी गई, जिसका लालबर्रा विकासखंड के समस्त पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों ने भारी आक्रोश व्याप्त है। साथ ही मारपीट करने वाले फिरोज खान पर कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की है
और उसको लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव रोजगार सहायक संयुक्त संगठन के द्वारा 20 सितंबर को जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर सीईओ के एवं थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी समय में कठोर कदम उठाने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कंजई के रोजगार सहायक प्रतिदिन की तरह मंगलवार को भी पंचायत भवन में मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फॉर्म भरने के साथ ही अन्य शासकीय कार्य कर रहा था। तभी फिरोज खान की पत्नी आसमा खान पंचायत में पहुंचकर रोजगार सहायक से जॉब कार्ड मांगने लगी तो रोजगार सहायक ने कहा कि तुम लोग रोजगार गारंटी में काम नहीं करते हो, इसलिए जॉब कार्ड नहीं बना है। प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद बनाकर बाद में दे देंगे, जिससे आसमा खान नाराज होकर पंचायत से चले गई। जिसके बाद उनका पति फिरोज खान पंचायत में आया और रोजगार सहायक को गंदी गाली गलौज कर उसे जान से मार डालने की धमकी देकर उसके साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया। रोजगार सहायक के साथ घटित हुई घटना से लालबर्रा विकासखंड के सचिव व रोजगार सहायकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वहीं लालबर्रा पुलिस ने कंजई पंचायत के रोजगार सहायक सीताराम पंचेश्वर की रिपोर्ट पर फिरोज खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर वारासिवनी न्यायालय में पेश कर वहां से उसे जेल भेज दिया है। ये मामला सिंपल सा था, इतना कुछ नहीं था। जॉब कार्ड को लेकर था, क्योंकि लाडली बहन आवास योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं पंचायत में, उसमें डॉक्यूमेंट में जॉब कार्ड के साथ लगता है उसमें। तो जो आसमा हमारे ग्राम कंजई निवासी आसमा मेरे पास है, जॉब कार्ड मांगने लगी। हमारा जॉब कार्ड आप लोगों के पास है, हम लोगों को जॉब कार्ड दीजिए। तो मैंने ये कहा उनसे कि आप लोग काम में नहीं आते, आप लोगों का जॉब कार्ड अभी पंजीकृत नहीं है, तो मैं अभी नहीं दे सकता जॉब कार्ड पंजीकृत नहीं होने की वजह से। मैं जैसी कार्रवाई चालू होगी, फॉर्म भरेंगे तो मैं जॉब कार्ड बनाकर आपको दे दूँगा। और फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद मैं जॉब कार्ड करके मैं पंजीयन कर दूंगा आवास का, या करवा देंगे, फॉर्म जमा कर देंगे। तो पता नहीं उनको ऐसा लगा कि हम लोग काम पे नहीं आते, हम लोग काम करने लायक हैं क्या, ऐसा वैसा कुछ। तो मैंने बोला मैडम आपको मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग काम में ही आएंगे, बस मैंने बोला कि जो काम नहीं करता है उनके जॉब कार्ड नहीं होते हैं, यही कहा था। उसके बाद फिर हम लोग सरपंच प्रतिनिधि से बात किए, सरपंच साहब से बात किए, उनके सामने समझौता भी हो गया था हमारा बैठकर मैडम के साथ में, शर्मा के साथ में, लेकिन वो मानने से तैयार नहीं थी। और उनके पति को फ़ोन करी और क्या क्या पता नहीं। उनके पति जैसे आए फिरोज खान पिता अब्दुल हकीम खान, और मुझे अनाप शनाप गाली देने लगे। मैं अपना लाडली बहन आवास का काम कर रहा था, उज्ज्वला गैस का काम कर रहा था, पंजीयन कर रहा था, उसी बीच में मुझे आकर 2 गालियाँ देते हुए 2 थप्पड़ मार दिए मुझे गाल पर। और धमकी भी दी गई जान से मारने की? धमकी भी देते हैं और धमकी भी दिया उन्हें। आज कंजई में जो घटना कल घटी थी, हमारे रोजगार सहायक साथी के ऊपर जो फिरोज खान कंजई के निवासी हैं, उनके द्वारा जो उन्हें मारपीट की गई है, उस घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई की गई है। और हम एसपी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य कोई न कर सके। किस तरह से परेशानी होती है जैसे आप लोग सभी योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं? शासन से जारी होने वाली सारी योजना का क्रियान्वयन सचिव और रोजगार सहायक धरातल पर युद्ध स्तर पर करते हैं। और चूँकि कुछ लोग वहाँ पे असमंजस में रहते हैं कि जॉब कार्ड को लेकर विवाद था, चूँकि जॉब कार्ड रोजगार सहायक द्वारा बोला गया था कि आपका बना दिया जाएगा, और आवेश में आकर उनके द्वारा जो कृत्य किया गया वो निंदनीय कृत्य है। उसका हल समय रहते निकाल लिया जाता है, उसको मैंने हाथ उठाने की या किसी प्रकार की गाली गलौज की आवश्यकता नहीं थी। वहीं दूरभाष में चर्चा के दौरान थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि कंजई पंचायत के रोजगार सहायक के साथ मारपीट करने वाले फिरोज खान को गिरफ्तार कर वारासिवनी न्यायालय में पेश कर वहां से जेल भिजवा दिया गया है और आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र एवं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री उदयनिधि द्वारा हाल ही में सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया गया था, जिनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर सनातन विरोधी बयान बताते हुए सनातन सभा ने बुधवार को नगर के सिंधु भवन में एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिन्होंने शिक्षा मंत्री उदयनिधि सहित सनातन धर्म के खिलाफ अन्य लोगों द्वारा
दिए गए बयान की निंदा करते हुए 23 सितंबर को कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर से हजारों की संख्या में एक झांकी यात्रा निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने और सनातन विरोधी बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग करने का निर्णय लिया गया। वहीं सिंधु भवन में आयोजित इस बैठक में जिले की सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के लगभग 170 लोगों ने शामिल होकर सनातन विरोधियों के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया और तय किया कि आगामी 23 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे नगर के कालीपुतली चौक में स्थित हनुमान मंदिर में एक विरोध यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जिले के 2000 से ज्यादा सनातनी शामिल होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेंगे और सनातन के विरोधियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश वन विभाग मंत्रालय से मिले आदेश के अनुसार वन विभाग में पदस्थ वनपालों को उपवन क्षेत्रपाल के उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिए जाने का आदेश जारी किए गए थे, लेकिन 11 अगस्त को जारी किए गए इन आदेशों के तहत विभाग में रिक्त पड़े पदों के अनुसार वनपालों और उपवन के कार्यवाहक प्रभार देने को कहा गया था। 11 अगस्त को जारी किए गए इन आदेशों के तहत विभागों में रिक्त पड़े पदों के अनुसार वनपाल को उपवन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक प्रभार देने को कहा गया था, जहां शासन से मिले इन आदेशों के तहत मुख्य वन संरक्षक द्वारा कमेटी का गठन कर वनपाल को उपवन क्षेत्रपाल का कार्यभार देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 4 सितंबर 2023 को 37 वनपालों को उपवन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक प्रभार दे दिया गया था। लेकिन उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार देने में जहां एक ओर वरिष्ठों की अनदेखी देखी गई, तो वहीं दूसरी ओर कार्यवाहक प्रभार देने के लिए शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस और नियमों को भी ताक में रखा गया है, जहां वरिष्ठता सूची के आधार पर जारी की गई वनपाल की सूची में कुछ वनपालों को उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार न देकर मन मुताबिक कनिष्ठ वनपाल को उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार सौंपा गया है। वहीं शासन द्वारा जारी किए गए नियमों को भी ताक में रख मन मुताबिक कार्य करते हुए जूनियर वनपालों को उपवन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक प्रभार सौंपकर उसके आदेश भी जारी किए गए हैं। यह आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि यह आरोप सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ द्वारा लगाया जा रहा है, जिन्होंने उक्त जानकारी में अवगत कराते हुए मामले का निराकरण नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन अधिकारियों ने मन मुताबिक उच्च पद पर अपनी चहेतों को प्रभार दिया है। सूत्रों की माने तो विभाग द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची में सबसे पहले नंबर पर तिलकचंद देशराज का नाम था, जिन्हें भी उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार नहीं दिया गया है। वहीं तिलकचंद देशराज के अलावा 5वें नंबर पर ओम प्रकाश जगाने, 14वें नंबर पर उमेश कुमार शुक्ला, 23वें नंबर पर हेमराज चौरे, 25वें नंबर पर राजेंद्र मड़ामे, 36वें नंबर पर योगेश कुमार मेश्राम, 39वें नंबर पर अरुणेंद्र शेखर तिवारी और 42वें नंबर पर संतोष सिंह कछवाहा सहित अन्य नाम शामिल हैं, जिनकी उपेक्षा किए जाने का आरोप सूत्रों के द्वारा लगाया जा रहा है। मैंने सीएम कार्यालय में जो शासन के आदेश आए हैं वन विभाग मंत्रालय से, उसमें 11/8/23 का आर्डर है वो, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि वनपाल से उपवन क्षेत्रपाल के पद पर जो कार्यवाहक के रूप में उनको रखा जाना है और उच्चतर कार्य लिया जाना है, जिसमें कार्यवाहक के रूप में रखने के लिए उनको जो निम्न जो शर्तें हैं और पात्रता रखने के जो प्रावधान दिया गया है, जिसमें गोपनीय प्रतिवेदनों को ध्यान में नहीं रखा जाना है, इसके लिए स्पष्ट कर दिया उसने केवल इतना लिखा है कि जिसको टाइम स्केल मिल जाता है, पहला और दूसरा समयमान वेतनमान मिल जाता है, वो उसके लिए पात्र है। और ऐसे कुछ अपने भाई लोग हैं जो इस समयमान वेतनमान में पात्रता रखते हैं, जिसके बावजूद भी उनको छोड़ करके उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को रखा गया है, जो सीएम कार्यालय ने अनदेखा कर दिया। इस संबंध में मैं भोपाल भी इस संबंध में लिखा हूँ और मंत्रालय को भी लिखा हूँ मैंने कि वहाँ से इनको उचित निर्देश देवें ताकि इस कार्य में सुधार आ। कितने रिक्त पद थे और कितने की प्रतिपूर्ति? 37 रिक्त पद हैं बालाघाट वनव्रत के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने 37 ही लिया है
जितने पद रिक्त हैं उसके आधार पर ही इन्होंने पोस्ट लिया है, परंतु सीनियरिटी के आधार पर नहीं लिया है इन्होंने। जबकि इसमें सीनियरिटी और वर्तमान में अगर उनके पर कोई केस वेस नहीं चल रहा है, वर्तमान में कुछ भी नहीं है उनका, तब उस व्यक्ति को तो लेना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, इन्होंने पूरी समिति गठित किया था और समिति गठित करके जो पदोन्नति की जो पात्रता होती है उसको ध्यान में रखा है, जबकि शासन के निर्देशों में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि पदोन्नति की पात्रता इसमें होना चाहिए। उन्होंने इस लेटर को ध्यान में नहीं रखा है। देखिए, ये अभी शासन की योजना है वो, जिसमें हम एक पद ऊपर प्रभार देने का सभी संवर्ग में कार्रवाई की जा रही है। शासन के सर्कुलर जारी हुए हैं, तो जिसी के तहत इसमें डिप्टी वनपाल से डिप्टी रेंजर के लिए भी निर्देश हैं। उसके तहत यहाँ पे एक छानबीन समिति गठित करके उनके रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया है। उनके उसके बाद जो है जो उसमें पात्र पाए गए हैं वरिष्ठता क्रम में, उनको इसमें वन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक के रूप में उन्हें वो किया गया है। सर, ऐसे कितने पद रिक्त थे और कितनों को प्रभार दिया गया है? हमारे जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे वृत्त में वनपाल डिप्टी रेंजर्स के 37 पद रिक्त थे 1 सितंबर 2023 की स्थिति में, और इसीलिए उनमें 37 पद के विरुद्ध ही उनको कार्यवाहक का डिप्टी रेंजर को प्रभार दिया। सर, वरिष्ठ की जो सूची जारी की गई थी उसमें कुछ लोगों के नाम छूटे हुए हैं, क्या वजह लगती है कि सीनियर होने के बाद भी उनको उच्च पद का प्रभार नहीं मिल सका? इसमें जो व्यवस्था है वो ये रहती है कि हम जितने पद हमारे रिक्त हैं उसके हम डबल प्लस 4 उतने वरिष्ठता क्रम में उनको कंसीडर करते हैं विचार में, और उनके ही रिकॉर्ड का परीक्षण करते हैं, समिति के द्वारा परीक्षण किया जाता है, और जो उसमें पात्र पाए जाते हैं उन्हीं को उसमें मतलब फिर हम नाम नियुक्त करते हैं। अगर कोई का रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कोई विभागीय जांच लंबित है या कोई आरोप ज्ञापन कराता सूचना पर लंबित है या किसी को दंड दिया गया है अथवा किसी का सीआर में उसके अंक कम हैं तो वो अपात्र हो जाता है। इसलिए वो कोई भी हो सकता है, वरिष्ठ भी हो सकता है, कनिष्ठ भी हो सकता है, तो उसको पात्र ना होने के कारण उसको वारासिनी लालबर्रा मार्ग स्थित टोंडिया नाले के आसपास की खेतों में जल भराव होने की वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है, जिन्होंने शासन प्रशासन को इस बात का मुआवजा दिए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि वर्तमान में खेती किसानी का कार्य चल रहा है। ऐसे में प्रत्येक किसान के द्वारा अपने खेतों में फसल प्रगति कर रही है। ऐसे में खेत में पानी भरने से उनकी फसल पर असर पड़ रहा है, जिसको लेकर टोंडिया नाले के किनारे खेती कार्य कर रहे किसानों के द्वारा नाले का चौड़ीकरण कर गहरीकरण किए जाने की मांग लगातार की जा रही है, ताकि आसानी से पानी निकासी हो सके और उनके खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यहाँ यह बताना बिल्कुल लाजमी है कि वारासिनी मुख्यालय और ग्राम पंचायत मुरझड़ के मध्य टोंडिया नाला बहता है, जहाँ बीते दिनों से अधिक बारिश होने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई थी और पुलिये के ऊपर से करीब 3 फीट पानी बह रहा था, जिसके कारण आवागमन बंद भी हो गया था। इस दौरान यह पानी आसपास के खेतों में घुस गया था, जिसके बाद स्थिति सामान्य होने पर नाले में पानी कम हो गया, परंतु खेतों में पानी भरा हुआ है, जहां यह पानी कुछ स्थानों पर इस तरह से भरा हुआ है कि किसानों की फसल आधी पानी में डूबी हुई है, जिसके कारण उन्हें फसल खराब होने की चिंता सता रही है। हो गया आपके खेत में बाढ़ आने से फसल को बहुत नुकसान हो गया। घर के आंगन पीछे तो पूरा वो भी किराना वो भी काफ़ी नुकसान हो गया बहुत। तो बाढ़ में पानी कहाँ तक आ गया था? बाढ़ आई थी समझो इस बंदे में कम से कम पूरा पानी रहा होगा, यानी पूरी फसल डूब गई थी। फसल डूब गई थी, आसपास की पूरी फसल डूबी थी। तो इस कारण नुकसान क्या हुआ? नुकसान किस प्रकार से है इसको? अभी नुकसान जैसे धान हल्का था, पोटरी यानी बाल फेंकने में था, वो धान लुढ़क गया तो उसमें उतनी कुछ निकलेगा कुछ गया, वो जड़ से भी निकल गए होगे कहीं? जड़ से नहीं निकले, फसल को नुकसान देता, बाली फेंकता उसमें अब आएगा, पिपरा बाल आ जाएगा। तो ये जो होता है ये हर साल होता है क्या आपके साथ? हर साल का ही है। कितनी ज़्यादा बाढ़ आई थी, 7 बार बाढ़ आई थी पिछले वर्ष। तो इससे अब यह है कि जितना धान होना है उतना नहीं होगा। नहीं होगा, जैसे 10 कुंटल होना चाहिए आधी फसल होगी।
भारी बारिश के कारण नदी के आसपास और नाले के उफान के कारण फसल की नुकसान हुई है, उसके लिए हमने कृषि विभाग को आदेश दिए हैं क्षतिपूर्ति के लिए। साथ में पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के तरीके से किसी का मकान गिर गया तो इस संबंधी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तभी उपरांत उनको मुआवजा की कार्रवाई की जाएगी।